नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। हमने अभी तक जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता के संकट के कारण और आज हम पढ़ रहे हैं जैव विविधता का संरक्षण। देखिए, जैव विविधता का जितने भी हमने कारण पढ़े उन कारणों को देखते हुए हमें अनुमान लगा सकते हैं कि जैव विविधता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इसका संरक्षण भी आवश्यक है। तो हमारे जैव मंडल और पारिस्थितिकी तंत्रों के संतुलन और सामान्य क्रियाशीलता के लिए जीव जंतु और वनस्पतियों की विविधता का बने रहना आवश्यक है। इनकी यदि विविधता समाप्त हो गई तो हम भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम भी जी नहीं पाते। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर क्या प्रयास किए गए जैव विविधता को बचाने के लिए? विश्व में जैव विविधता की निरंतर कमी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, देखिए ये जो संस्था है IUCN, ये एक इंटरनेशनल स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो कि सभी देशों में पाई जाने वाली जैव विविधता पर निगरानी रखती है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, ये एक ऐसी संस्था है जो कि धरती पर पाए जाने वाले पादप और जंतुओं के बारे में या उनकी जैव विविधता के बारे में पूर्ण रूप से निगरानी रखती है। इनके द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया जिसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं, जिसे रेड डाटा बुक भी कहते हैं। अब रेड डाटा बुक में क्या होगा? तो रेड जो कलर है वो खतरे का है, तो लुप्त हो रही जातियों, उनके आवास और उनके वर्तमान उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया गया। जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है, यानी जो प्रजातियां संकट में है, जो प्रजातियां संकट में होती है, उन संकट वाली प्रजातियों को किस में एंट्री दी जाती है? रेड डाटा बुक में उसको एंट्री दी जाती है। आगे बात करते हैं, IUCN ने विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं उनको संरक्षण की दृष्टि से 5 भागों में वर्गीकृत किया है। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ऐसी प्रजातियां जो अब संसार में हमें कहीं नहीं मिलेगी, विलुप्त हो चुकी है, जैसे डोडो पक्षी। डोडो पक्षी एक जीव था जो कि मुख्य रूप से मॉरिशस का एक देश है, वहां के द्वीप पर पाया जाता था, लेकिन अब डोडो पक्षी जो मानवीय गतिविधियों के कारण यह नष्ट हो गया है, तो ये एक विलुप्त प्रजाति की कैटेगरी में आता है। डायनासोर, इसके बारे में हमने सुना भी है, डायनासोर विलुप्त प्रजाति है। और राइनिया पादप, ये भी एक पादप की प्रजाति है, ये भी विलुप्त प्रजाति है। फिर बात करते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां जो कि संकट में है। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है, जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये शीघ्र क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। तो ऐसी प्रजातियों जैसे बात करें तो चीता, बाघ वगैरह, जिंको है ना, बाइलोबा, सर्पगंधा, गेंडा, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कि संकट की स्थिति में। फिर बात करते हैं अति संवेदनशील प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, बहुत तेजी से कम हो रही है, शीघ्र ही संकट की श्रेणी में आने वाली है। जैसे बात करें तो याक, नीलगिरी है ना, और लंगूर, लाल पांडा, कोबरा, ब्लैक बग, ये ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या बहुत तेज गति से कम हो रही है। फिर बात करेंगे दुर्लभ प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो कि भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है या जिनकी संख्या बहुत विरल है, बहुत कम मिलती है, जैसे लाल भेड़िया, ये बहुत कम जगह पे मिलता है। तो कैसी प्रजाति है? दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है। अपर्याप्त रूप से ज्ञात जातियां, ऐसी प्रजातियां जिनको अभी तक हमने ज्ञात ही नहीं किया, तो उसको ऐसी कोई भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है। तो अपर्याप्त रूप से ज्ञात जाति, यानी हमें उसके बारे में अभी तक ज्ञान नहीं है। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया गया है। तो हमारे देश में एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं CBD संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि है CBD संधि में ये हमारे देश में एक एक्ट बनाया गया, जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया। ये कब बनाया गया है? CBD संधि की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, भाई भारत देश ने अपने ऐसा प्रतिबद्धता बनाई कि भाई हम है ना जैव विविधता को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया। अब इसके मुख्य 3 बिंदु थे। पहला था कि जैव विविधता का संरक्षण करना है। दूसरा था कि जैव विविधता का इस प्रकार प्रयोग करना है कि लंबे समय तक उसका हम उपलब्ध रहे, यानी वो लंबे समय तक उपलब्ध रहे, यानी जैव विविधता का ऐसा उपयोग करना है कि वो काफी समय तक हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे प्राप्त हो। फिर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है देश के जैविक संसाधनों के उपयोग में होने वाले लाभों का समान वितरण हो, यानी देश में जितनी भी जैव विविधता पाई जाती है उसको समान रूप से वितरण होना चाहिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच सके। तो राष्ट्रीय जैव विविधता एक्ट 2002 के अंदर ये 3 निर्णय लिए गए कि जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए, जैव विविधता का इस प्रकार उपयोग हो कि ये लंबे समय तक उपलब्ध रहे, और जैव विविधता का समान वितरण होना चाहिए। फिर बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण की विधियां। तो वे जैव विविधता संरक्षण के कितने प्रकार से जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है? पहला है स्वस्थानीय संरक्षण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वस्थानीय यानी उसी स्थान पर। ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक अवस्था में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण किया जाता है, यानी जो जीव जंतु जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र के चारों ओर घेराबंदी करके या फिर उसको राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क या जीव अभ्यारण्य घोषित करके
उसी जगह पर उसको क्या कर दिया जाता है, संरक्षण दे दिया जाता है, तो वो आता है स्वस्थानीय संरक्षण में। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है जिससे संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना होता है, उसके अनुसार चयनित प्राकृतिक अवस्था में ही अनुकूल परिस्थितियां और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। भाई मान के चलिए किसी भी जंगल के अंदर जो भी जीव जंतु है, हमें वहां पे उनको संरक्षण देना है, तो हम क्या करेंगे, उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देंगे और उस क्षेत्र की पूरी निगरानी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और वहां पर कोई भी अनुचित क्रियाएं नहीं हो सकती है। अर्थात जीवों पर, विभिन्न प्रकार के जानवरों की चराई पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और जीवों के लिए मुख्य रूप से पानी की, भोजन की, हर चीज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये है स्वस्थानीय संरक्षण। इसके उदाहरण है जैसे राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना, और भारत में ऐसे 14 जीव मंडल रिजर्व भी है, 99 राष्ट्रीय उद्यान है। पूरे भारत में 99 राष्ट्रीय उद्यान है, 14 जीव मंडल रिजर्व है और 523 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए गए हैं। ये हमें ध्यान रखने आंकड़े, 14 जीव मंडल रिजर्व, 99 राष्ट्रीय उद्यान और 523 वन्य जीव अभ्यारण्य और 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए गए हैं। फिर बात करते हैं बहिस्थानीय संरक्षण। तो नाम से ही पता चल रहा है, उन जीव जंतुओं को उस जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह संरक्षण दे दिया जाता है। संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त पादप व जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास है उसे बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। भाई उस जीव जंतु को वहां से हटा लेंगे और कोई कृत्रिम जगह पर रख देंगे जहां पर उसकी निगरानी रखी जा सके। इसके तहत वनस्पति उद्यानों के संरक्षण हेतु वनस्पतिक उद्यान, देखिए जो वनस्पतिक उद्यान होगा वहां क्या करेंगे, कोई भी पादप प्रजाति जो कि संकट में है तो वहां से उस पादप प्रजाति को लाके क्या करेंगे, वनस्पति उद्यान में उगा देंगे, तो वो संरक्षित रहेगी यहाँ पर। और तो इसके लिए क्या उत्पन्न किया गया, बीज बैंक बनाए गए हैं ना, वहां पर बीज संवर्धित होते हैं। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला बनाई गई है। किसी पादप का कोई भाग है जो कि मुश्किल से मिलता है तो उस भाग को क्या करेंगे वहां स्टोर करने की सुविधा होती है। वही जंतुओं के संरक्षण हेतु चिड़ियाघर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के छोटी मोटी चिड़िया या जीव जंतु होते हैं उनको यहाँ पे लाके रख देते हैं और एक्वेरियम आदि की स्थापना की गई है। तो आज हमने जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न प्रकार पढ़ लिए हैं। जैव विविधता संरक्षण को किस आधार पर संरक्षित किया जा सकता है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, उसके बाद में राष्ट्रीय प्रयास और जैव विविधता संरक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है, ये 3 पॉइंट आज की क्लास में हमने पढ़ा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले पॉइंट पर, तब तक के लिए जय हिंद।